जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन एवं उसके उपयोग जो कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो उसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं मृदा संसाधन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। मृदा संसाधन, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी से हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग क्या समझते हैं मिट्टी से? मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में ही खेती होती है। हम लोग कहाँ रहते हैं? जो जमीन पे रहते हैं वो वहाँ पे क्या मिट्टी है। मिट्टी में बहुत सारे जीव भी पाए जाते हैं। और क्या होता है? मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जब संसाधन का रूप ले लेता है तो क्या होता है इसमें? ये संसाधन मतलब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अब मिट्टी में संसाधन, ये दोनों जुड़ के जो बनता है मृदा संसाधन, इससे क्या समझते हैं कि मिट्टी से मिट्टी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वो कैसे करता होगा? उससे हम फसल उपजाते हैं। हम जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। वहाँ भी क्या है? एक आधार है, वो मिट्टी का ही बना होता है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तुरंत ही नहीं बनता, एक हजारों साल बाद इसका निर्माण दोबारा से होता है। तो क्या होता है? ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत लेट से इसका निर्माण होता है। धीरे धीरे इसमें बनने में, इसकी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है बनने में। इसमें मिट्टी में खेती होती है और बहुत सारे जीव भी मिट्टी में ही रहते हैं। जैसे कि मिट्टी में बहुत सारे जीव बिल बनाकर रहते हैं और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो फसलों के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, वो भी मिट्टी में ही पाए जाते हैं, जैसे कि केचुआ। अब है कि मिट्टी का निर्माण। जब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए कि मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से मिलती है। जो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर क्या है? मिट्टी पाई जाती है। पूरे पृथ्वी में अंदर तक मिट्टी ही नहीं है, हर हर भाग में अलग अलग चीज पाया जाता है, लेकिन ऊपरी सतह पे क्या है? मिट्टी है। जहाँ पे खेती होता है, हम रहते हैं, वहाँ पे मिट्टी पाया जाता है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीरे 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 होती है। मिट्टी बहुत धीमी धीमी प्रक्रिया के द्वारा बनती है। और मिट्टी बनती कैसी है? तो ये मिट्टी चट्टानों के द्वारा बनती है। चट्टानों के टूटने फूटने से किसका मिट्टी का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। इसी के बनने में बहुत लाखों हजारों समय साल लग जाता है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। मिट्टी का निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। यानी कि क्या है? मिट्टी के जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने से होता है। चट्टानों का, अब चट्टान से मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? डायरेक्ट चट्टान से मिट्टी तो नहीं बन जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे? चट्टान को तोड़कर मिट्टी बनाने में सहायता करेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? तापमान, वहाँ का टेम्परेचर होगा, वहाँ की जलवायु होगी होगी वहाँ पे क्या होगा? मौसम जो बदलेगा बार बार, जब चट्टानों पे बदलाव, मौसम के बदलाव का असर होगा तो क्या होगा? टूटता जाएगा और टूटते टूटते बारीक कण में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा? मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ये सब जो फैक्टर है, तापमान, पानी का बहाव, पवन, जलवायु, ये सब क्या है? एक कारक है चट्टान को मिट्टी में बदलने में। यानी कि मिट्टी बनाने में बहुत सारी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है। उसमें क्या होता है? तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। हम लोग पढ़ लिए मिट्टी के बारे में कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे बनता है, चट्टानों से टूटकर कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से कारक होते हैं, सहायता करते हैं। अब बढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में। मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, रेगिस्तानी मृदा और लेटेराइट मृदा। ये सब मिट्टी के प्रकार होते हैं। अब एक एक करके इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मिट्टी के हर जो टाइप के बारे में, कि वो बना कैसे, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और किस किस तत्व की कमी होती है, और उसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा। अब इसमें देखेंगे कि ये बना कैसे और किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में विभाजन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से, अलग अलग क्षेत्रों का की आकृति अलग है, वहाँ पे जलवायु अलग अलग पाई जाती है, वहाँ पे फसलें अलग अलग तरह से होती हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग अलग है। तो
भारत के लगभग 45% क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ज्यादातर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कैसी? बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें पोटास और फास्फोरस की बहुलता होती है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटास और फास्फोरस बहुत ज्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। और क्या है कि कौन से क्षेत्र में इसका विकास हुआ है? तो नदी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नदियों के द्वारा भी मिट्टी को बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये तीनों नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही इसका विकास हुआ है। इसी क्षेत्र में ये जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, उसी में इसका विकास हुआ। और ये बना कैसे? इसमें कौन कौन से चीज मिले होते हैं? तो इसमें मिला होता है रेत, सिल्ट, मृतिका, यानी कि क्ले। इस मिट्टी में क्या क्या चीज मिले होते हैं? रेत मिला होता है, मृतिका मिली होती है और सिल्ट मिला होता है। आयु के आधार पर अब जो जलोढ़ मिट्टी है वो भी कितने, इसको भी बांटा गया है, इसका भी बंटवारा किया गया है, दो भागों में इसको भी बांटा गया है। तो आयु के आधार पर जो मिट्टी पुरानी हो जाती है और जो मिट्टी नई हो जाती है, तो नई मिट्टी को क्या बोलेंगे? जो नई मिट्टी है उसको खादर, और जो पुरानी मिट्टी हो गई उसको बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी भी हम लोग देख लिए कि दो प्रकार की होती है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहला खादर और दूसरा बांगर। फिर है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो उसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते होंगे? पहला गन्ना, चावल, गेहूं, ये सारे जो फसल हैं वो कहाँ उपजाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में इन सारे फसलों को उपजाया जाता है। दूसरा है काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एक तत्व है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ये जो है इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये काली मिट्टी में पाया जाता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। और इसमें क्या होता है? जीवांश की उपस्थिति होती है। काली मिट्टी, इसमें क्या होता है? जीवांश की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है, यानी कि बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाए जाते होंगे? कहाँ पाए जाते? दक्कन, दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन पठार के बारे में आप लोग जानते होंगे, उस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। तो उसी के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है? तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। कौन कौन से तत्व हैं? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब जो तत्व हैं इसकी बहुलता होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये सारे तत्व पाए जाते हैं। और इसमें कमी क्या होगी? तो फास्फोरस की कमी होगी, इसमें फास्फोरस की कमी होगी। और ये मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और अब है कि ये पाई कौन कौन से क्षेत्र में जाएगी? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाया जाएगा। तो काली मिट्टी हम लोग देख लिए कि कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें कौन से फसल उपजाए जाते हैं। तो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी जो है गर्मी ज्यादा होने पे क्या होता है? इसमें दरारें पड़ जाती है और जब नमी होती है तो ये चिपचिपी सी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लाल और पीली, इसका नाम क्या है? लाल और पीली मिट्टी, यानी कि कहीं कहीं पे ये लाल रंग नजर आएगा और कहीं कहीं पे पीला रंग नजर आएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें लोहे की, इस मिट्टी में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण क्या होता है? ये लाल रंग का दिखाई देता है। ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? अब ये मिट्टी है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति अम्लीय है। इस मिट्टी की, लाल और पीली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। तो इसमें अब खेती कैसे होगा? तो खेती करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूना मिला करके मिट्टी को फसल के लिए उपजाऊ बनाया जाता है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में खेती तो हो नहीं सकती, कोई फसल तो उपज नहीं सकता, इसीलिए इसमें चूना मिलाया जाता है और उसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। अब क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, जैसे और क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, इस पहाड़ के बारे में भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन पहाड़ों के जो पहाड़ों के इधर ये पाई जाती है। अब है ये बना किससे है? कौन से चट्टान से बना है? तो ये आग्नेय चट्टान से बनता है। लाल और पीली मिट्टी किससे बनता है? आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। फिर दूसरा है लेटेराइट मृदा, यानी कि अब बात करेंगे हम लोग लेटेराइट मृदा के बारे में। ये कहाँ पे पाया जाता होगा? तो जो जिस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा होगा? बहुत ज्यादा गर्म होगा, और क्या होगा? वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होता होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि तापमान भी बहुत ज्यादा होगा और बारिश भी बहुत ज्यादा होता होगा, उसी क्षेत्र में
लेटराइट मृदा पाई जाती है, यानी कि भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम, यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा जब होता है तो क्या होगा, मिट्टी को बहा के बाहर नीचे वाले क्षेत्र में ले जाएगा, तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, थोड़ी पथरीली जैसी, तो उस क्षेत्र में ये लेटराइट मृदा पाया जाएगा। और ऐसी मिट्टी में यानी कि लेटराइट मृदा में कौन से फसल होंगे, तो चाय, काजू, ये इस फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। अब क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, यानी कि इन क्षेत्रों में ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय नाम से क्या समझ आता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, मरुस्थल में कैसा मिट्टी पाया जाता है, रेतीला रेत होगा, वहाँ की मिट्टी में नमी नहीं होगा, ह्यूमस की कमी होगी। तो यहाँ की मिट्टी में कैसा होगा, इसका रंग लाल और भूरा, यानी कि ऐसी मिट्टी का रंग कैसा होगा, लाल और भूरा होगा, रेतीली तथा लवणीय, यानी कि मिट्टी कैसी होगी, बालू जैसी थोड़ी रेतीली होगी और वो लवणीय होगी, यानी कुछ क्षेत्र में मिट्टी में क्या हो, लवण की मात्रा ज्यादा होगी। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, मतलब वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वाष्पन की दर बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा वाष्पित हो जाता है तो क्या होगा, मिट्टी से पानी वाष्पित ज्यादा हो जाएगा, तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, रेतीली हो जाएगी। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, जब वाष्पन की दर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ह्यूमस की कमी होगी। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जाता है, जब वहाँ पे ह्यूमस की कमी होगी और तो उसमें क्या खेती हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसमें उसको क्या होगा, खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें सिंचाई करेंगे, सिंचाई करके उसको उपयुक्त बनाएंगे, वह खेत को पहले तैयार करेंगे खेती के लिए, तब उसमें खेती हो सकती है। फिर दूसरा है पहाड़ी पद यानी पीड माउंट जोन जिसको बोलते हैं, तो किसी पर्वत, पहाड़ी पद यानी कि किसी पर्वत के पद में, यानी कि किसी पर्वत के निचले वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी होंगी, उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, यानी कि किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला, यानी कि कोई पर्वत या जो पर्वत श्रृंखला होता है, बहुत सारे पर्वत का जो श्रृंखला होता है, एक तरफ से बहुत सारे पर्वत होते हैं, उसके तल में पाए जाने वाला क्षेत्र, यानी कि उसके नीचे जो पाए जाने वाला क्षेत्र है, वहां पे जो मिट्टी पाई जाती होगी उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ी पद यानी पिडमाउंट जोन में पाई जाने वाली मिट्टी। तो कौन सा इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद और पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र, वहां जो पाई जाती होंगी मिट्टी वो कैसी होंगी, पिडमाउंट जोन में पहाड़ी पद में पाई जाने वाली मिट्टी होगी। फिर नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पठारी क्षेत्र है वहां पर, और वो वहां पे क्या है, लावा से बना हुआ मिट्टी भी है। प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का क्षेत्र है, भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो उसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय उसी को प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा का क्षेत्र, वहां पे कैसी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, और इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। तो लावा मिट्टी यानी कि जो ज्वालामुखी फटा, यानी कि एक समय ऐसा था बहुत साल पहले, बहुत करोड़ों साल पहले, जब ज्वालामुखी जब फटा होगा तो उसका जो लावा निकला होगा वो ठंडा होने के बाद जो उससे जो मिट्टी बनी होगी उसी के निर्माण से, उसी मिट्टी के लावा मिट्टी के निर्माण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और किसकी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मतलब काली मिट्टी हम लोग पढ़े, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, कपास के लिए उपजाऊ होती है, तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है कपास के लिए। फिर है दूसरा वन मृदा। वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। वन मृदा के इसमें क्या क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ये कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। अब है कि इसके बनने में, इसके गठन में क्या होता है, जो पर्वतीय पर्यावरण है, वहाँ जो पर्वत पे जो पर्यावरण जैसा मौसम है उसके अनुसार जो बदलाव होगा उसमें, उसके अनुसार इसका निर्माण होगा। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। मतलब क्या है, जो वन मृदा है वो अलग अलग है, पहाड़ों पर अलग है और नदी घाटियों में ये अलग है। तो नदी घाटी में मृदा कैसी है, दोमट और सिल्टदार, अधिस्थिल तथा ह्यूमस रहती है, इसमें भी क्या है, ह्यूमस की कमी है। जैसा कि इसमें अब हम लोग देखेंगे कि भारत में मृदा का विभाजन हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं मिट्टी के। तो अब देखे यहाँ इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग पढ़े थे कि इसमें क्या पढ़े थे कि फॉरेस्ट और माउंटेन, यानी कि पर्वतीय वन में इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मृदा में इसमें ऐसी मिट्टी पाई जाएगी। फिर यहाँ इस क्षेत्र में एरिड यानी कि मरुस्थलीय
तो ये क्या राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें कैसी मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी। इस क्षेत्र में एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, इस क्षेत्र में जो इस कलर का है इस क्षेत्र में क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ये ब्लैक सॉइल यानी कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। और ऊपर थे दक्कन के क्षेत्र में यानी कि नीचे जो दक्षिण भारत है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगी। फिर रेड एंड येलो सॉइल यानी कि लाल और पीली मिट्टी। तो इस जो क्षेत्र है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल और पीली मिट्टी पाई जाएगी। मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके टाइप कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब दूसरा टॉपिक है मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन यानी कि अपरदन से क्या समझते हैं हम लोग, उसका कटाव, उसका बहाव होना। तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव, इसे क्या समझते हैं कि मिट्टी का कट के एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी उसका ह्रास होना। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि इससे क्या समझते हैं कि मृदा अपरदन क्या होगा, मिट्टी का कट के एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, यानी कि बह के दूसरी जगह चल जाना, उसकी बर्बादी होना मृदा अपरदन के कारण। अब इसके कारण क्या क्या है वो देखेंगे। तो वनोन्मूलन यानी कि क्या, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों की कटाई। मृदा का अपरदन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वनोन्मूलन। जब हम लोग जानते हैं कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी को का भी संरक्षण करता है। यानी जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को कस के पकड़ती हैं। और पेड़ों का लगातार इतने बड़े संख्या में अगर पेड़ों की कटाई होगी तो क्या होगा, पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ों को जकड़ के रखने वाला नहीं होगा कुछ। तो क्या होगा, जब भारी बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कट कर चली जाएगी। दूसरा है अति पशुचारण, यानी कि पशुओं जब पशुओं को चारागाह में ले जाया जाता है तो वो ज्यादा नियंत्रण से ज्यादा चारागाह में चारा चरते हैं। फिर है निर्माण व खनन प्रक्रिया, यानी कि कुछ फैक्ट्री या फिर घर या जो भी चीजें का निर्माण किया जाता है वो खनन प्रक्रिया, जो खोद कर निकाला जाता है वो खनन की प्रक्रिया, जो खुदाई होती है वो। फिर है प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी और जल। तो ये भी कुछ प्राकृतिक तत्व हैं जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। फिर कृषि के गलत तरीके, यानी कि कुछ तरीका भी गलत अपना लिया जाता है, उससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने, और हवा के द्वारा भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को उड़ा के ले जाया जाता है। अब है कि मिट्टी के अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि मृदा का अपरदन यानी कि मिट्टी का बहाव और कटाव कैसे होता है, उसका कारण क्या क्या है। अब लेकिन कारण के बाद क्या होगा, उसका कुछ समाधान भी होगा, हमें क्या होगा, उसका समाधान करना होगा। तो उसका समाधान में क्या क्या है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से। तो हर जगह पे एक जैसा बंटवारा नहीं है। जब भारत क्या है, भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी आकृति अलग है, वहाँ कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी खेती का तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो क्या है कि समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, सीढ़ी बनाकर खेती करने से, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है, मतलब वहाँ पे खेती करने का तरीका अलग होता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर, जो बहुत बड़ा खेत होगा उसको छोटे छोटे भाग में बांटकर बीच में घास की पट्टी लगाकर भी क्या करेंगे, उसका संरक्षण किया जा सकता है। फिर है कि चारों तरफ एक क्षेत्र, जो खेत के चारों तरफ क्या, एक रक्षक मेखला जो बनाया जाता था, खेत के चारों तरफ झाड़ियां या पेड़ों को लगाकर जो बाउंड्री बनाया जाता था, उससे भी इसका संरक्षण किया जा सकता है। और क्या है, वनोरोपण यानी कि पेड़ लगाकर, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। फिर अति पशुचारण को नियंत्रित करके, और इस पे भी नियंत्रण करके क्या होगा, इसका समाधान किया जा सकता है। पवन अवपर्दन, जिस इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि पवन अवपर्दन मतलब क्या है, हवा भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह हवा उड़ाकर ले जाने में एक कारक है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पवन अवपर्दन कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।